प्रधान संपादक श्री संजय जी गुप्ता, श्री सुनील जी गुप्ता डायरेक्टर, श्री तरुण जी गुप्ता प्रबंध संपादक, श्री आलोक जी मिश्र पटना संस्करण के संपादक और श्री आशुतोष जी राजनीतिक संपादक, और हमारे बीच यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी चौधरी, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जी जायसवाल, मंत्री बिहार सरकार में श्री मंगल जी पांडे, और हमारे भारत सरकार के पूर्व मंत्री और यहाँ के स्थानीय सांसद, और जिन्हें हम कह सकते हैं कि विधि के क्षेत्र में जिनकी एक सारे देश में एक साख है, ऐसे श्री रविशंकर प्रसाद जी, और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री शहनवाज जी हुसैन, और इस कार्यक्रम में मौजूद अन्य सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों। मेरे भी कार्यक्रम की व्यस्तता थी, लेकिन जब मुझे यह जानकारी दी गई कि पटना में होने वाले दैनिक जागरण के कार्यक्रम में आपको उपस्थित रहना है, तो बहुत ही सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी। और सहज रूप से सहमति इसलिए दे दी, जब से थोड़ी बहुत सामाजिक और राजनीतिक चेतना हम लोगों के अंदर पैदा हुई, तब से इस समाचार पत्र दैनिक जागरण का नाम हम सुनते आ रहे हैं। और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि भारत के पत्रकारिता जगत में दैनिक जागरण की एक अपनी साख है, एक अपनी विश्वसनीयता है। इसलिए सहज रूप से यह मन के अंदर भाव पैदा हुआ कि इस कार्यक्रम में जाने की सहमति हमको देनी चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच यहां मैं उपस्थित हूं, तो सबसे पहले मैं पूरे दैनिक जागरण समूह को बिहार में प्रकाशन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तहे दिल बधाई देता हूं। किसी भी समाचार पत्र के अपने प्रकाशन के 25 वर्ष पूरा करना, मैं मानता हूं कि कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। और आपने यह पड़ाव तय किया है, मगर यह सफर आगे भी अनवरत जारी रहेगा, यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। जैसा मैं जागरण समूह को जानता हूं, उस आधार पर यह बात कह रहा हूं। जागरण समूह के प्रधान संपादक श्री संजय गुप्ता जी भी यहां बैठे हैं, और इनका परिवार के कई सदस्य यहां पर बैठे हैं। लंबे समय से हिंदी पत्रकारिता की जो सेवा करता चला आ रहा है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। साथियों, इसलिए मैं यहां जागरण समूह को 25 साल पूरे होने की हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पूरी सत्यनिष्ठा और साहस के साथ आने वाले सभी वर्षों में पत्रकारिता के नए उच्च स्तरीय आयाम स्थापित करने में आप कामयाब हों। वही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुशासन के भी 25 साल पूरे हुए हैं। इसलिए वो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार राज्य की राजधानी में मैं यहां खड़ा हूं। इसलिए मैं भी नीतीश कुमार जी को भी और उनकी पूरी सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने 25 वर्षों में 20 वर्ष में पिछले 20 वर्षों में सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं दैनिक जागरण ने इस पटना संस्करण ने भी अपने हिंदी पत्रकारिता के एक नए प्रतिमान गढ़े हैं। साथियों, हमारे देश में पत्रकारिता का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कई राष्ट्रीय नेता पत्रकार भी थे। इतना ही नहीं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भी माने जाने एक पत्रकार थे।
इसलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों से कहता हूं कि आपने इन महान विभूतियों द्वारा स्थापित पत्र न केवल याद रखना है, बल्कि उनसे हमें प्रेरणा भी हासिल करनी है। साथ ही यह भी समझना है कि पत्रकारिता केवल एक व्यवसाय मात्र नहीं है, एक प्रोफेशन मात्र नहीं है, बल्कि आम लोगों को जागरूक करने का एक मिशन भी है। और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि वह हर पत्रकार को वह क्षमता, साहस दे ताकि उसकी कलम हर समय सृजनशील हो, विनाशकारी न हो। और दैनिक जागरण की शुरुआत का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं इसके हिस्ट्री के बारे में भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है, लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी शायद अब तक के सबसे महान पत्रकार थे, मैं ऐसा मानता हूं। हो सकता है किसी की सहमति से न हो। गांधी जी ने लिखा है, पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। गांधी जी के शब्द आज भी मैं मानता हूं कि प्रासंगिक है। साथियों, गांधी जी ने पत्रकारिता को शक्ति कहा है, लेकिन इसे बेहद जिम्मेदारी वाला कार्य भी बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह पानी की अनियंत्रित धारा पूरे ग्रामीण इलाके को जलमग्न कर देती है और फसलों को तबाह कर देती है, उसी तरह एक अनियंत्रित कलम विनाश का भी काम करती है। इसलिए एक पत्रकार का यह कर्तव्य है कि उसकी कलम विकासमुखी हो, माने डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो, न कि विनाशकारी। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी का प्रभाव स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं और निरंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पत्रकारिता भी इससे छूटा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग पत्रकारिता को और बेहतर कर सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, आज कंटेंट क्रिएशन का दौर है, लेकिन पत्रकारिता का कार्य कंटेंट क्रिएशन नहीं है, कंटेंट डिलीवरी है। ऐसा कंटेंट जो एजुकेटिव हो, इंफॉर्मेटिव हो, टाइमली हो और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि वह क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, ऐसा होना चाहिए। साथियों, दैनिक जागरण की शुरुआत इसके संस्थापक श्री पूरन चंद जी गुप्त की उस सोच के साथ हुई थी जो यह मानती थी कि हमें एक ऐसा समाचार पत्र तैयार करना है जो जनता की स्वतंत्र आवाज को प्रतिबिंबित करे। और मुझे यह कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि आज तक पूरा दैनिक जागरण समूह इसी मिशन और इसी आदर्श के साथ काम कर रहा है। मुझे बताया गया है कि दैनिक जागरण 5.5 करोड़ से अधिक पाठकों के साथ भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला यह समाचार पत्र है। यह अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यहां मैं यह कह रहा हूं कि अपने में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, वहीं पर मैं यह कहता हूं कि बहुत बड़ा दायित्व भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और विशेष रूप से बिहार जैसे प्रदेश में यह और भी बड़ा दायित्व है, क्योंकि यहां जनता सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक है और आज भी समाचार पत्रों की खबर पर बहुत बारीक और पैनी नजर रखती है। साथियों, पूरे देश में लोग बिहार की जनता की राजनीतिक समझबूझ की दाद देते हैं। यहां की जनता निर्णय लेने में थोड़ा समय तो ले सकती है, मगर बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। तो बिना किसी बहकावे, भुलावे के उस पर वह अडिग भी रहती है। मुझे याद है कि 2000 में जब श्री नीतीश कुमार जी को जनता ने सत्ता सौंपी थी, तो बहुत लोगों को लगा था कि यहां की जातिवादी राजनीति में सुशासन की बात नहीं सुनी जाएगी। बहुत लोग कहते थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। साथियों, बिहार तो भारत ही नहीं,
पूरे विश्व के लोकतंत्र की जननी है, ये मैं कहूंगा तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। 2500 साल पहले जब पश्चिम के अधिकांश देश जंगलों में भटक रहे थे, तब इसी बिहार में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वाभाविक रूप से विकसित हो रही थीं। यह बिहार ही है जहां चंपारण के किसानों ने आंदोलन करके अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिलाने में कामयाबी हासिल की थी। आजादी के बाद जब भारतीय लोकतंत्र को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तब भी जिम्मेदारी बिहार की धरती के लाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। प्रथम राष्ट्रपति वह भारत के बने थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो महान संविधान उन्होंने भारत को दिया है, आज देश उसका अमृत महोत्सव मना रहा है। साथियों, भारत का लिखित इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और यह वह काल था जब देश में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे युग पुरुषों का अवतरण हुआ था। उसके बाद मगध एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा जो वर्तमान में बिहार है और उस राज्य का केंद्र बन गया। इसलिए यदि मैं यह कहूं कि भारत का प्रारंभिक प्राचीन इतिहास बिहार के इतिहास से शुरू होता है, तो यह कहना भी कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। साथियों, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य भी बिहार के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दैनिक जागरण के आज इसकी कार्यक्रम की जो थीम है, समर्थ बिहार सशक्त भारत, वो अत्यंत सार्थक है। मित्रों, भारत का लिखित इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और अब जब मगध एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरा और मगध वर्तमान बिहार राज्य का केंद्र बन गया, भारत का प्राचीन इतिहास बिहार का इतिहास है। इसलिए भारत का भविष्य वही होगा जो बिहार का भविष्य होगा। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम की थीम समर्थ बिहार सशक्त भारत, यह अपने आप में अत्यंत सार्थक है। साथियों, बिहार भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और सम्राट अशोक की धरती है, जिनसे संपूर्ण मानवता ने शांति और सद्भाव सीखा है और उन्होंने ऐसे समाज का आदर्श प्रस्तुत किया है जिसमें द्वेष और कलह की कोई गुंजाइश न हो। शासन व्यवस्था क्या होती है, बिहार ने पूरे विश्व को इससे भी परिचित कराया है। साथियों, यह देश का दुर्भाग्य है और बिहार का तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि जब देश आजाद हुआ तो बिहार में सरकारें तो बनी, पर बिहार में जैसा होना चाहिए था शायद वैसा नहीं हो पाया। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। उसके बाद की भी अधिकांश सरकारों ने यहां के लोगों को सिर्फ गरीबी का अभिशाप दिया। आप जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जहां प्राचीन काल से ही नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसी शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र विद्यमान थे, वहां की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त करके उसे गर्त में धकेल दिया गया और अराजकता और अपराध के अंधकार में उसे धकेल दिया गया। साथियों, बिहार के स्वाभिमानी लोगों से मैं ये कहूं कि उनका आत्मसम्मान छीना गया तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। जात पात और मजहब के नाम पर लोग
समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज राजनीति शब्द ये अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। आइए हम सभी बिहारवासी मिलकर यह संकल्प लें, जब तक हम इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ व भाव को पुनः भारत की राजनीति में प्रतिष्ठित नहीं कर लेंगे, तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आपको 2003 का एक वाकया बताता हूं। 2003 में तत्कालीन बिहार के डीजीपी ने अपहरण और हत्या के मामले में सिवान के एक बाहुबली नेता के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया था। एक पत्रकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, एक पत्रकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गिरफ्तारी के आदेश के बाद उस समय के मुख्यमंत्री के घर पर अफरा तफरी मच गई और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य ने गिरफ्तारी का आदेश वापस लेने के लिए सक्रिय होकर काम किया। इसके 1.5 महीने के बाद ही उन डीजीपी को अपने पद से हटा दिया गया। उन्होंने बामुश्किल 6 महीने ही डीजीपी के पद पर अपने दायित्व को संभाला था। ऐसे कितने ही इंसिडेंट्स ऑन रिकॉर्ड दर्ज हैं। साथियों, यह सब हुआ क्योंकि राजनीति को सेवा का नहीं बल्कि सत्ता की मेवा का जरिया बनाया गया। बिहार में इन लॉज और आउट लॉज के कारण रूल ऑफ लॉ बर्बाद हुआ और बिहार को जंगल राज में धकेल दिया गया। साथियों, किसी भी देश या राज्य के आधुनिकीकरण का रास्ता वहां लगने वाले उद्योग धंधों और अर्थव्यवस्था की समृद्धि में होकर गुजरता है। लेकिन बिहार की स्थिति ऐसी थी कि उद्योग धंधे जो इनमें निवेश तो आना दूर, यहां जो लोग भी व्यवसाय कर रहे थे वे भी राज्य छोड़कर जाने लगे। डकैती, लूट, अपहरण बिहार में कुटीर उद्योग की तरह विकसित हो रहे थे। वर्ष 2000 तक बड़ी संख्या में कारोबारियों ने अपनी संपत्तियां कम कीमत पर बेचकर कहीं और बसना प्रारंभ कर दिया। बताते हैं कि 2005 तक पटना सिटी के लगभग 30% मारवाड़ी परिवार बिहार छोड़कर बाहर चले गए। क्यों रवि बाबू, आप यहां के सांसद हैं, ये सच्चाई है। बिहार में ऐसी हालात हो गई थी कि शाम 7 बजे के बाद लोगों का बाहर न निकलना एक आम बात थी। नेशनल हाईवेज पर बसें पुलिस सुरक्षा में चलती थी। पटना गया रोड बिहार ही नहीं देश के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक हो गए थे, ऐसा कहा जाता है। एलपीजी रिफॉर्म्स, एलपीजी मैं किसे कह रहा हूं? एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद जब बाकी राज्य आगे बढ़ रहे थे तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय वास्तव में घट रही थी। और जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की 80% थी, जो 2003-04 में घटकर मात्र 30% रह गई थी। 2005-06 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्यों में सबसे कम थी। हालात इतने बदतर हो गए कि देश विदेश में बिहार को एक बास्केट केस कहा जाने लगा था। और दुख की बात यह थी कि खुद बिहार के लोगों ने भी मान लिया था कि इस राज्य का कुछ नहीं हो सकता। लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, व्यवस्था चरमरा चुकी थी और लोग बदलाव की कल्पना करना तक भी छोड़ चुके थे। लेकिन फिर साथियों एक निर्णायक मोड़ आया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एनडीए शासन के तहत एक नई शुरुआत हुई, जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदार नीयत और जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण ने
बिहार की तस्वीर बदलना प्रारंभ किया। कानून व्यवस्था सुधरी, अपेक्षाकृत सड़कों का जाल बिछा, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता मिली और सबसे महत्वपूर्ण लोगों का भरोसा वापस लौटा। बिहार ने साबित कर दिया कि अगर नेतृत्व सच्चा हो और दिशा सही हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं होता। और बिहार की जनता जानती है कि सकारात्मक बदलाव के बाद राह बदलना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा। बिहार की जागरूक जनता इस यथार्थ को भी अच्छी तरह समझती है। साथियों, आज बिहार के लोग बेहतर हवा में सांस ले रहे हैं। बिहार का विकास हो रहा है। यह सब मुमकिन हुआ है एनडीए और नीतीश जी के सामूहिक प्रयासों की वजह से। पिछले 2 दशकों में एनडीए और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पुराने जंगल राज की छवि को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है और इससे सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखा है। साथियों, 2013 में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज जब नालंदा के किसानों से मिले तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जैविक किसान वैज्ञानिकों से भी बेहतर हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उन्होंने कहा था, जोसेफ ने। और उनकी खेती की पद्धतियों को दुनिया भर में दोहराया जाना चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही थी। यानी जिस बिहार को कभी नरक कहा गया था, अब वह नवाचार और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। साथियों, द इकोनॉमिस्ट पूरे विश्व की एक मानी जानी पत्रिका है जिसने एक समय बिहार को इंडियाज आर्मपिट कहा था। उसी ने नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार की सराहना करते हुए लिखा है उसने, बिहार भारत की सबसे अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड लेकिन शानदार टर्न अराउंड स्टोरी है। और इस पत्रिका ने लिखा कि कैसे बिहार में सड़कें बनी, काफी हद तक स्कूलों में बच्चे पहुंचे, कानून व्यवस्था सुधरी और विकास की एक नई धारा शुरू हुई। साथियों, यह अंतर दिखाता है कि जब नेतृत्व मजबूत हो, नीयत साफ हो और शासन में ईमानदारी हो, इसीलिए मेरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे कभी दुनिया हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है। बिहार के अंदर वह क्षमता है, बिहारवासियों के अंदर वह योग्यता और प्रतिभा है। एनडीए की बिहार में जो हमारी सरकार है, वह बिहार के विकास और प्रगति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ काम करते हुए केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015 तक बिहार की टोटल स्टेट जीएसडीपी जिसे बोलते हैं, लगभग $56 बिलियन थी, जो 2025 तक $116 बिलियन तक पहुंच गई। साथियों, बिहार के पास एक बहुत बड़ा कास्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रियल लेबर बेस है, जो इस राज्य को औद्योगिकरण के लिए एक, मैं मानता हूं कि एक आइडियल डेस्टिनेशन इस बिहार राज्य को बनाता है। और साथ ही बिहार देश के सबसे कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। बिहार भारत में सब्जियों का चौथा सबसे बड़ा और फलों का 8वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, चीनी, विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा राज्य के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से हैं। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के इन सभी पोटेंशियल को ध्यान में रखकर आज हमारी सरकार यहां काम कर रही है। साथियों, बिहार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता केवल शब्दों से नहीं व्यक्त होती है,
बल्कि आंकड़ों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। साल 2004 से लेकर 2014 के बीच यूपीए सरकार ने बिहार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास दिया था, जबकि साल 2014 के बाद केंद्र ने की एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बिहार को 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। कहां 2 लाख करोड़, कहां 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है, यानी 4 गुना अधिक धनराशि। यह सिलसिला आज भी जारी है। साथियों, इसी साल अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है और इसी वर्ष जून महीने में प्रधानमंत्री जी ने 5,736 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं की सौगात बिहार को दी है, जिससे बिहार की विकास यात्रा अनवरत चलती रहे। साथियों, बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष फरवरी 2025 तक 86,458 करोड़ रुपए की 57 यानी 57 रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनमें 5,346 किलोमीटर नई लाइनें, डबलिंग ट्रैक्स और साथ ही साथ गेज कन्वर्जन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त 3,164 करोड़ रुपए की लागत से 98 अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। मैं कुछ वर्षों पहले जब कभी पटना आया था, उस समय का पटना देखता था। आज वो पटना, जब मैं पिछली बार आया था 1 महीने पहले, तो मैंने कहा, सम्राट जी चौधरी थे, दिलीप जी थे, सब सारे लोग, मैंने कहा आप मुझे पटना पहले की अपेक्षा ये बदला हुआ नजर आ रहा है। अप्रत्याशित बदलाव हमको देखने को मिला है। साथियों, 2014 से बिहार ने लगभग 3,020 किलोमीटर लंबी पटरियों का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण को हासिल कर लिया है। इसलिए मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूं। 12 वंदे भारत ट्रेनें और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस अब ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशन होगी नहीं, ऑपरेशनल हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी जुलाई में दरभंगा में एक नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया है। पटना में एक अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में डिजिटल क्रांति आएगी और ये सभी पहल बिहार को आईटी हब और इंटरप्रेन्योरशिप का केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसी मान्यता ही नहीं है, बल्कि मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, हमारी सरकार ने सोशल वेलफेयर की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं, जिनसे लोगों का जीवन आसान हुआ है। उदाहरण के लिए पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं, जिनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए और साथ ही बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। साथियों, आज मिथिला का मखाना अब सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। अब बिहार के लोगों को कितनी जानकारी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूं सुपर फूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है। मखाने को जीआई टैग दिया गया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं जब भी कहीं विदेशों में दौरे पर जाता हूं तो बिहार का मखाना मैं साथ लेकर जाता हूं। इससे बेहतर स्नैक्स और कोई नहीं है। हमारी सरकार ने मखाना बोर्ड के गठन की भी घोषणा की है। मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा भी दिया गया है। अब हमारा मखाना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेगा और सारी दुनिया में बिहार की एक अलग पहचान बनेगी। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय से कभी चीन के महान विद्वान वैनसांग ने दुनिया का अद्वितीय ज्ञानपीठ बताया था और उन्होंने लिखा था
कि नालंदा के हजारों आचार्य अद्वितीय प्रतिभा और बुद्धिमत्ता के धनी हैं। वही नालंदा सदियों तक खंडहरों में पड़ा रहा। एक समय था जब पूरी दुनिया भारत के इस ज्ञान के मंदिर की ओर देखती थी, और एक समय ऐसा भी आया जब वह इतिहास के पन्नों तक सीमित रह गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नालंदा को फिर से एक नई पहचान, एक नई ऊर्जा और एक नया जीवन मिला है। साथियों, यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यह सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत का पुनर्निर्माण नहीं है, यह भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से विश्व मंच पर स्थापित करने के संकल्प की अभिव्यक्ति है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास भी और विरासत भी के मंत्र से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी को समग्र रूप से विकसित किए जाने हेतु भव्य मंदिर सहित अन्य संरचनाओं का डिजाइन तैयार होने वाला नहीं है, बल्कि अब तैयार हो गया है। जहां हमने अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया है, वहीं मां सीता का भी एक भव्य मंदिर इस बिहार की धरती पर हम बनाएंगे। हम यह बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। साथियों, भारत की विरासत को सहेजने की दिशा में अभी इसी सप्ताह भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की 127 साल बाद भारत की धरती पर वापसी हुई है, और यह निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक आनंददायक घटना है। यह हर भारतीय के लिए एक गौरव की बात है कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेष 127 साल बाद भारत लौटे हैं। यह करके हमने यह दर्शाया है कि हमारी रिच कल्चर, समृद्ध संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित और सुरक्षित रखने की प्रतिबद्धता के प्रति हम कितने सजग हैं, और केवल सजग ही नहीं हैं बल्कि समर्पित भी हैं। साथियों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और मजबूत नेतृत्व में हमने तय किया है कि हमें विकसित बिहार के संकल्प की सिद्धि करना ही है, और मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का मार्ग विकसित बिहार से ही निकलेगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। बिहार की प्रगति से देश की प्रगति होगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल दुनिया के पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा है, और केवल दबदबा ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। जैसे दुनिया में पूर्वी देश दुनिया की विकास यात्रा का इंजन बने हुए हैं, वैसे ही भारत के निर्माण में बिहार समेत हमारे पूर्वी राज्य विकास का इंजन बनकर काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, आज लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में हम विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। 2014 के पहले जहां हम 11वें स्थान पर थे, उससे जंप लेकर अब हम चौथे स्थान पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले प्रसिद्ध इकोनॉमिक फर्म मॉर्गन स्टैनली, मानी जानी एक इंटरनेशनल फर्म है, उसका नाम आपने सुना होगा, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ऐसी ही रफ्तार बनी रही तो 2028 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मगर उसके बाद अगले 25 वर्षों में हमें अगर टॉप पर जाना है तो बिहार समेत पूरे पूर्वी भारत को इसका नेतृत्व करना ही होगा। साथियों, अगले कुछ महीनों में बिहार के विधानसभा चुनाव हैं। जनता को फिर से जनादेश देना है।
आज बिहार बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। यहां से दो रास्ते आगे जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता है विकास का रास्ता, जिस पर बिहार का सुनहरा भविष्य निर्भर करेगा, और दूसरा रास्ता बिहार को जातिवाद, अपराध और अराजकता के एक ऐसे युग में फिर से धकेल देगा जहां से बिहार बहुत मुश्किल से बाहर निकला है अब तक। साथियों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है, मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल SIR को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है, राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी SIR के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। साथियों, आप लोगों को संभवतः यह याद भी होगा कि इसके पहले भी राहुल गांधी जी ने इस तरह का बयान दिया था और जिस दिन वो बोलेंगे भूचाल आ जाएगा। एक बार और बयान दिया था उन्होंने, जिस दिन मैं बोलूंगा उस दिन भूचाल आ जाएगा। जब वो बोले तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं तो राहुल जी से यही कहूंगा कि जल्दी से जल्दी एटम बम फोड़ दीजिए, विलंब मत कीजिए। बस अपने आप को संतुलित और सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सभी लोगों की चिंता करने वाले हैं। क्योंकि भारत ऐसा देश है जो कि भारत में रहने वाले लोगों की चिंता नहीं करता, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों की चिंता करते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला इस दुनिया की धरती पर कोई एक देश है तो हमारा और आपका देश केवल भारत है। साथियों, संवैधानिक संस्थाओं को उनका काम करने दीजिए, यह हमारी राहुल जी से अपील है। यह कांग्रेस की सेहत के लिए भी अच्छा होगा और मैं मानता हूं कि यह लोकतंत्र की सेहत के लिए भी अच्छा होगा। साथियों, प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ लोगों के फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं। चुनाव आयोग ने एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था की तरह पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत से काम किया है।
इस प्रक्रिया में सभी पार्टियों से बातचीत की गई है। बचे 65 लाख वोटरों के नाम की सूची विपक्ष को दी जा चुकी है। अब उनके पास कोई एटम बम है तो छोड़ें, जल्दी जल्दी उसका विस्फोट करें। और उन्हें 1 महीने का समय भी दिया गया है। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में करके दे दीजिए। 1 महीने का समय दिया गया है कि अगर किसी को कोई आपत्ति हो और वह बता सके तो अच्छा होगा। अगर गलती से किसी का नाम छूट भी गया है या फॉर्म जमा नहीं हुआ है तो उसे ठीक किया जा सकता है। यह इलेक्शन कमीशन ने 2 टूक शब्दों में कहा है। यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसके बावजूद चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथियों, यदि विपक्ष के लोगों के पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी को साबित करता हो तो मेरा यह कहना है कि उसे सामने लाया जाना चाहिए। और किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसका नाम भी बताएं। और किसी का नाम गलती से छूटा है तो फाइनल लिस्ट में जोड़ा जाएगा। क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है उस आधार पर चुनाव आयोग काम करने की जो शैली है, जो कुछ भी मैं जानता हूं उस आधार पर मैं स्वयं इस बात को कह सकता हूं। साथियों, सही प्रश्न पूछने और सही कार्रवाई करने की जगह उनके द्वारा अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं राहुल जी के द्वारा। यहां तक कि संसद के मानसून सत्र को भी बाधित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और मैं मानता हूं यह कदापि उचित नहीं है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि दिल्ली के संसद का मानसून सत्र चल रहा है और इसी सप्ताह संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे की विशेष चर्चा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेनाओं की वीरता, शौर्य और पराक्रम का एक बड़ा ऐतिहासिक और सुनहरा अध्याय है। जिस बात को लेकर विपक्ष के कुछ दलों को एकजुट होकर सेना का अभिनंदन करना चाहिए था, वे सेना की उपलब्धियों पर सवाल करने लगे। चूंकि सेना की उपलब्धि पर संशय के बादल टिक नहीं सकते, इसलिए उनके द्वारा आतंकवाद को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए, जिसका ऐसा करारा जवाब मिला है कि उन लोगों की बोलती बंद हो गई है। आपने डिबेट सुनी होगी, तीनों दिनों की डिबेट सुनी होगी। साथियों, आतंकवाद को लेकर कांग्रेस और अन्य कुछ विपक्षी दलों का जैसा ढुलमुल रवैया रहा है, यह सारी दुनिया जानती है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वह याद भी करें तो लोग सिहर जाते हैं। आज आए दिन देश के किसी न किसी शहर में उस समय बम धमाके हुआ करते थे, आतंकी घटनाएं भी होती थी। इसी पटना शहर के गांधी मैदान में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। सरकार की ढिलाई का ही यह परिणाम था कि आतंकी घटनाएं करते थे और कुछ दिनों बाद नई घटना की योजना बनाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होने वाली है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने पिछले 11 सालों में आतंकवाद पर न केवल नकेल डालने का काम किया है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करके भी दिखा दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगा सकती है तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद कभी काबू में ही नहीं आ पाया। साथियों, मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण रहा है उनकी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। कांग्रेस ने आतंकवाद जैसी समस्या को भी वोट बैंक के चश्मे से देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद पर भगवा रंग चढ़ाने का भी प्रयास किया और बेगुनाह लोगों को आतंकी षड्यंत्र रचने के आरोप में जेल में डाला। मालेगांव में हुई घटना में आतंकवादियों को पकड़ने की बजाय भगवा आतंकवाद की नई थ्योरी यह गढ़ी गई। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, कोर्ट ने उस मालेगांव घटना के सभी आरोपियों को बेगुनाह घोषित किया।
अपना फैसला देते समय जज ने साफ कहा है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। यही तो हम वर्षों से कहते रहे हैं कि आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है वोट बैंक की राजनीति। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे दल, हमारी एनडीए का जहां तक सवाल है, आतंकवाद के प्रश्न को लेकर हम किसी भी सूरत में वोट बैंक की राजनीति नहीं करेंगे। न किया है, न कभी कर सकते हैं। कि हम राजनीति यदि करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने संकल्प को मजबूत किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेनाओं ने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है और आज आतंकवाद के खिलाफ हमारी भारतीय सेनाओं का मनोबल आसमान छू रहा है। उसे कमजोर करने का प्रयास न जनहित में है और न देशहित में है। और साथियों, जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी मुद्दा आता है तो देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होता है। सामान्य परंपरा यह रही है। 1971 में किस प्रकार से संसद में खड़े होकर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन सरकार की और तत्कालीन प्रधानमंत्री की सराहना की थी, क्या वह नहीं हो सकता? चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 99 में कारगिल का संघर्ष हो या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हो, देश में सामाजिक और राजनीतिक एकजुटता देखने को मिली है। हमारी यह कोशिश रही है कि एकता टूटनी नहीं चाहिए, तभी हमारा देश आतंकवाद की समस्या का स्थायी समाधान कर सकेगा। साथियों, चाहे देश का विकास हो या प्रदेश का, शांति व्यवस्था और सुरक्षा विकास की यह पहली शर्त होती है। भारत सुरक्षित हाथों में है और यह बिहार प्रदेश भी सक्षम हाथों में है। बिहार की जनता के लिए एनडीए का विनिंग कॉम्बिनेशन है। एनडीए का एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और यह कॉम्बिनेशन मजबूत रहेगा। मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ और इस अटूट विश्वास के साथ कि समर्थ बिहार के सपनों को साकार कर सशक्त भारत की दिशा में हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और एक बार फिर मैं दैनिक जागरण समूह को बिहार में प्रकाशन के 25 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।